तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पीएनपी नर्सिंग क्लासेस में। चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के एमसीक्यू सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सीक्रेट करती हैं, या एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या रिलीज करती हैं, क्या निकालती हैं। ऑप्शन ए दे रखा है एंजाइम्स, ऑप्शन बी दे रखा है हॉर्मोन्स, ऑप्शन सी दे रखा है इलेक्ट्रोलाइट, और ऑप्शन डी दे रखा है केमिकल्स। हमेशा याद रखिए, पहले तो आपको इसका मीनिंग बताता हूं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड को पढ़ने से पहले, बताने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं ग्लैंड्स क्या होती हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए ग्लैंड्स क्या होती हैं। ग्लैंड्स का क्या मतलब है? ग्लैंड्स का मतलब होता है ऐसी स्ट्रक्चर जो सिक्रीट करे, जो सिक्रीट करे केमिकल को, केमिकल जैसे कि एग्जाम्पल हो सकते हैं हॉर्मोन्स और जूसेस। ठीक है, हॉर्मोन्स या जूसेस को सीक्रेट करती हैं। ग्लैंड्स क्या है? ग्लैंड्स ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं, ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं जिनके अंदर स्पेशलाइज सीक्रेटिंग सेल्स पाई जाती हैं, जो सीक्रेट करती हैं अपने केमिकल्स को, जिनको हार्मोन्स या जूसेस बोला जाता है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर वैसे इसी से आ गया होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ग्लैंड्स दो प्रकार से बांटी गई हैं। ग्लैंड्स को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड, एक एंडोक्राइन ग्लैंड और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड। याद रखिएगा, एक एंडोक्राइन ग्लैंड, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड। हम एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन तैयार करेंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या अंतर होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड वे ग्लैंड होती हैं जिनके अंदर कोई भी डक्ट नहीं होती, इनको हम बोलते हैं डक्ट लेस ग्लैंड। क्या बोलते हैं? डक्ट लेस ग्लैंड के नाम से जाना। उसके बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती हैं? ये होती हैं ऐसी ग्लैंड जिनमें डक्ट प्रेजेंट होती है, इनके अंदर डक्ट प्रेजेंट होती हैं। याद रहेगा। तो ग्लैंड दो तरह की बताई मैंने, एक एंडोक्राइन ग्लैंड और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? डक्ट लेस होती है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड जिनके अंदर डक्ट होती है। एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर आता है आपका पिट्यूटरी। क्या आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। ऐसे कई सारी ग्लैंड्स हैं जो किसके अंदर आती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर आती हैं। उसके अलावा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती हैं? जैसे कि लिवर, जैसे कि पेनक्रियास। वैसे ही मिक्स है। लिवर अपने टारगेट सेल्स तक, टारगेट सेल्स तक, कहां तक? टारगेट सेल तक। याद रखिएगा, लिवर हमेशा अपने टारगेट ऑर्गन तक, टारगेट ऑर्गन तक डक्ट के थ्रू, डक्ट के थ्रू जूस निकालता है, जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस। क्या बोलते हैं उसको? बाइल जूस। ऐसे ही पेनक्रियास क्या निकालता है? पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस निकालता है। क्या निकालता है? पेनक्रियाटिक जूस निकालता है, जो किसकी मदद से निकालता है? पेनक्रियाटिक डक्ट से। तो इसीलिए एंडोक्राइन ग्लैंड को हम डक्टलेस बोलते हैं, ऐसी ग्लैंड जिनके अंदर कोई भी डक्ट नहीं होती। और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कि जिनके अंदर डक्ट होती है, ये अपने केमिकल्स को, अपने सीक्रेशंस को डायरेक्टली ब्लड में नहीं छोड़ती हैं। डक्टलेस ग्लैंड डायरेक्टली कहाँ छोड़ेंगी? डायरेक्टली ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये छोड़ती है डायरेक्ट। जहां से ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा? टारगेट ऑर्गन पर, टारगेट साइट पर, टारगेट साइट पर जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो सीधी सीधी डक्ट है। यहाँ पर तो सीधी सीधी क्या है? डक्ट है। लिवर से भी डक्ट निकलती है, मैंने आपको बायोलॉजी ट्रैक पे पिछली वीडियो में बताया था। तो यहाँ से क्या होगा? डायरेक्टली डक्ट निकलेंगी और ये अपने सीक्रेशन को यहाँ से, अपने सीक्रेशन को, बाइल को यहाँ छोड़ देंगी अपने टारगेट ऑर्गन तक। जैसे इसका टारगेट ऑर्गन होता है ड्यूडेनम, इसका टारगेट ऑर्गन क्या होगा? ड्यूडेनम बाइल का। तो ये टारगेट ऑर्गन तक छोड़ देती है। समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बी। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? वे ग्लैंड होती हैं जो सीक्रेट करती हैं हॉर्मोन्स को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है हार्मोन सीक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है उस हार्मोन का नाम बताइए जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। पूछा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू सीक्रेट होने वाले हार्मोन का नाम बताइए। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन निकलता है? फटाफट से आंसर करिए अगर आपको पता है तो।
पहला ऑप्शन दे रखा है इंसुलिन, दूसरा दे रखा है ग्लूकागोन, तीसरा दे रखा है कोर्टिकोट्रोफिन और चौथा दे रखा है ऑक्सीटोसिन। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, पिट्यूटरी के बारे में। पिट्यूटरी के बारे में, पिट्यूटरी एक इम्पोर्टेंट ग्लैंड है जिसमें से 100% आपको सवाल मिलेगा, 100% यहाँ से सवाल आएगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है क्या, इट इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी। इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, याद रहेगा। इसको हम शरीर की मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कैसी ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है ये, एंडोक्राइन, ठीक है। कैसी ग्लैंड है ये, एंडोक्राइन ग्लैंड है, याद रहेगा। पहला पॉइंट क्या याद रखा आपने, इट इज ए मास्टर ग्लैंड, ये एक मास्टर ग्लैंड है। दूसरा पॉइंट आपने क्या याद रखा, इट इज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या है ये, एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। ये पॉइंट याद हो गया, हमेशा याद रखिए। तीसरा पॉइंट इसकी लोकेशन पे बता रहा हूँ, ये कहां प्रेजेंट होती है, हाइपोफाइजियल फोसा में। कहाँ प्रेजेंट होती है ये, हाइपोफाइजियल फोसा में। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है, ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, हाइपोफाइजियल फोसा में होती है। हाइपोफाइजियल फोसा, हाइपोफाइजियल फोसा कहाँ होता है, ये प्रेजेंट होता है आपका स्फीनोइड बोन में। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्फीनोइड बोन में। स्कल के अंदर जो बोन पाई जाती है जिसको हम स्फीनोइड बोन कहते हैं, उसके अंदर ये हाइपोफाइजियल फोसा प्रेजेंट होता है। या हाइपोफाइजियल फोसा को हम क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी फोसा भी बोलते हैं, पिट्यूटरी फोसा, क्योंकि पिट्यूटरी के अंदर ही ये प्रेजेंट होती है, इसलिए उसको हम क्या बोलते, इसके अंदर पिट्यूटरी होती है इसीलिए पिट्यूटरी फोसा कहते हैं, ये याद रखिएगा। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो दो भागों में बटी हुई होती है। इसको कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। इसके दो लोब होते हैं, कितने लोब होते हैं, दो लोब होते हैं। एक होता है इसका एंटीरियर लोब और एक होता है इसका पोस्टीरियर लोब। याद रखिएगा, एंटीरियर लोब में से टोटल 7 हार्मोन निकलते हैं। टोटल कितने हार्मोन निकलते हैं, 7। पोस्टीरियर में से टोटल 2 हार्मोन निकलते हैं। नाम देखते हैं एक एक के। एंटीरियर लोब में से देखिए, एंटीरियर लोब में से कौन सा निकलता है, सबसे पहला निकलता है जीएच हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। दूसरा हार्मोन निकलता है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा निकलता है एसीटीएच, एसीटीएच हार्मोन। चौथा इसमें से निकलता है, चौथा हार्मोन इसमें से निकलता है एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पांचवा हार्मोन इसमें से निकलता है एलएच। छठा निकलता है एफएसएच, छठा कौन सा निकलता है, एफएसएच। तो जीएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच, एसीटीएच, एमएसएच, एलएच और एफएसएच। और सातवें नंबर का जो हार्मोन है वो है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो ये टोटल 7 हार्मोन इसमें से निकलते हैं। अब एक एक के फंक्शन फटाफट से बता देता हूँ आपको, ये फंक्शन पढ़ना जरूरी है क्योंकि जब बात पिट्यूटरी ग्लैंड की हो रही है, जब बात एंडोक्राइन सिस्टम की हो रही है, तो इसी में हम आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। इससे कई सारे सवाल आपके बेटा सॉल्व हो जाएंगे 100%, ठीक है। तो जीएच हार्मोन का काम क्या होता है, बॉडी के अंदर ग्रोथ कराना, बॉडी के अंदर ग्रोथ कराना। टीएसएच का काम क्या होता है, टीएसएच का काम है स्टिमुलेट, स्टिमुलेट थायराइड, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कराता है भाई, इसलिए तो मास्टर ग्लैंड कर रहे हैं। मास्टर ग्लैंड का काम क्या है, मास्टर ग्लैंड का काम ऐसे हार्मोन निकालना है जो दूसरी ग्लैंड्स को, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती हैं। ये दूसरी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या करेंगी बेटा, कंट्रोल करेंगी, इसलिए उसको मास्टर ग्लैंड बोला गया है। ऐसे ही एसीटीएच, ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, एड्रिनल ग्लैंड को, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। एमएसएच क्या करेगा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो स्किन को स्टिमुलेट करेगा, स्किन के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनको स्टिमुलेट करेगा, जिनसे क्या निकलेगा, मेलाटोनिन। इससे क्या निकलेगा, मेलाटोनिन, जो स्किन के कलर के लिए, ये भी एक बेटा क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है, मेलाटोनिन क्या करता है, स्किन के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद एलएच, एलएच क्या करता है, एलएच और एफएसएच, ये बोथ आर दीज बोथ आर दी रिप्रोडक्टिव हार्मोन। ये दोनों ही दोनों क्या कराते हैं, एक ओव्यूलेशन कराता है और एक फॉलिकल को मैच्योर कराता है, एक फॉलिकल को मैच्योर कराता है। तो एक तो ओव्यूलेशन, तो एलएच कराएगा ओव्यूलेशन और एफएसएच कराएगा फॉलिकल का मैच्योरेशन। और प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है, प्रोलैक्टिन का काम होता है मिल्क का फॉर्मेशन कराना, मिल्क फॉर्मेशन क्या कराना होता है, मिल्क का फॉर्मेशन, ये भी क्वेश्चन है। तो मिल्क का फॉर्मेशन ब्रेस्ट के अंदर कौन कराएगा, आफ्टर द डिलीवरी मिल्क का फॉर्मेशन कराएगा प्रोलैक्टिन। ये सबसे बड़ा दिमाग में कंफ्यूजन होता है, मिल्क का फॉर्मेशन प्रोलैक्टिन कराता है, लेकिन सिक्रीशन या निकालना इसका ऑक्सीटोसिन का काम है, जो पोस्टीरियर लोब से निकलता है। पोस्टीरियर से दो हार्मोन निकलते हैं, एक एडीएच
जिसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, पूरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन, दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, जिसका काम क्या होता है, इजैक्यूलेशन, एजैक्यूलेशन, एजैक्यूलेशन ऑफ मिल्क, एजैक्यूलेशन ऑफ मिल्क, मिल्क को सीक्रेट कराना, ये इसका काम होता है। ईडीएच का काम बताता हूँ, ईडीएच का काम क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, मतलब ये क्या करता है, डिक्रीज डिक्रीज सिक्रीशन, डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ यूरिन, डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ यूरिन, यूरिन के सिक्रीशन को घटाता है। और तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज द रीएब्जॉर्प्शन, इंक्रीज द रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा, किसमें से, किडनी में से, या किडनी के अंदर क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन से, नेफ्रॉन से क्या कर देगा ये, रीएब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देगा, सॉरी इंक्रीज कर देगा, रीएब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, और सिक्रीशन को, यूरिन के निकलने को घटा देगा, कम कर देगा, ये एडीएच का काम है। तो इसमें से आपको 100% कोई एक सवाल आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर मिलेगा। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है उस हार्मोन का नाम बताइए जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। मैंने आपको क्या बताया भैया, एंटीरियर से साउथ हार्मोन और पोस्टीरियर से दो हार्मोन। अब पोस्टीरियर की बात आ रही है, इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन जो तुम्हें क्वेश्चन में मिल जाए उस पर आप टिक कर देना। क्या सबसे पहला, इंसुलिन नहीं होगा, ग्लूकागोन नहीं निकलेगा, कोर्टिकोट्रोफिन नहीं निकलेगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, क्वेश्चन आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता। क्लियर है मामला, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल, क्वेश्चन पूछ रहे हैं द ग्लैंड इज लोकेटेड बिलो द हाइपोफाइजियल फोसा। क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाइपोफाइजियल फोसा के बिलो में, या नीचे की तरफ, या हाइपोफाइजियल फोसा के पास में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ऑप्शन ए एड्रिनल ग्लैंड, नहीं, एड्रिनल ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होती है। अब बता देते हैं भैया एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है, क्या होता है। तो एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो जो एड्रिनल ग्लैंड होती है इसको हम बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं, सुप्रारीनल, सुप्रारीनल ग्लैंड। क्यों बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड, क्योंकि ये किडनी के ऊपर पाई जाती है, दोनों किडनी के ऊपर होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सुप्रारीनल ग्लैंड। याद रहेगा, सुप्रारीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स, एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, और एक होता है एड्रिनल मेडुला। एक पार्ट कौन सा होता है, मेडुला, ठीक है। जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स, और मेडुला, कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है वो आउटर है, और मेडुला जो पार्ट है वो इनर होता है, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला दो इसके पार्ट होते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे आंसर मिल गया होगा, क्या मिल गया अभी फिलहाल के लिए, कि एड्रिनल ग्लैंड जो प्रेजेंट होती है वो सुप्रारीनल ग्लैंड इसको बोलते हैं। और सुप्रारीनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, किडनी के ऊपर। रीनल वर्ड किसके लिए यूज करते हैं हम, किडनी के लिए, किसके लिए, किडनी के लिए। तो किडनी में ही तो प्रेजेंट होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, इसीलिए उसको सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं। तो यहाँ पे तो कह रहा है हाइपोफाइजल फोसा के नीचे, तो हाइपोफाइजल फोसा के नीचे तो होगी नहीं, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, आगे देखते हैं। तो इसका तो ये आंसर रॉन्ग हो गया। बात आती है पिट्यूटरी की, हाँ पिट्यूटरी, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि पिट्यूटरी हाइपोफाइजियल फोसा में होती है, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, पिट्यूटरी। बात आती है थाइमस की, थाइमस कहाँ पे प्रेजेंट होती है, थाइमस प्रेजेंट होती है सुपीरियर, कहाँ पे, सुपीरियर मीडिया स्टाइनम में, लिख लो भैया, सुपीरियर मीडिया स्टाइनम में ये प्रेजेंट होती है, सुपीरियर मीडिया स्टाइनम में ये प्रेजेंट होती है थाइमस ग्लैंड, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होती है, सुपीरियर मीडिया स्टाइनम में ये प्रेजेंट होती है। और याद रखना ये आफ्टर प्यूबर्टी, ये आफ्टर प्यूबर्टी एट्रोफी में चली जाती है। आफ्टर प्यूबर्टी में क्या हो जाएगा, एट्रोफी में चला जाएगा, अपना साइज को घटा लेगा, अपने साइज को क्या कर लेगा, डिक्रीज कर लेगा, साथ में फंक्शंस को डिक्रीज कर लेगा, फंक्शन को डिक्रीज कर लेगा। वैसे इसका काम क्या होता है थाइमस का वैसे काम क्या होता है, रोल क्या होता है थाइमस का, थाइमस का काम होता है मैचुरेशन ऑफ, इसका काम होता है मैचुरेशन, मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। इसका काम क्या होता है, मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। क्लियर हो गया, मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। उसके बाद आती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, एंटीरियर टू द नेक, याद रखिएगा कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एंटीरियर साइड ऑफ नेक, या लेरिंग्स के सामने की तरफ, लेरिंग्स के एंटीरियर साइड में, लेरिंग्स के सामने की तरफ, ठीक है। थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड की शेप की बात करें, इसके शेप पे भी सवाल आता है, इसके शेप पे सवाल आता है। थायराइड ग्लैंड की जो शेप होती है
थायराइड ग्लैंड की जो शेप होती है वो होती है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मतलब तितली की आकृति की होती है, बटरफ्लाई शेप की होती है, लगभग ये किस तरीके की होती है, लगभग ये इस तरीके की होती है, इसलिए इसको हम बटरफ्लाई शेप की बोलते हैं। इस थायराइड ग्लैंड में, इस थायराइड ग्लैंड में क्या होते हैं, दो लोब होते हैं बेटा, एक और ये दो लोब, टू लोब्स होते हैं इसके अंदर। लोब कितने होते हैं इसके अंदर, याद रखिएगा, लोब कितने होते हैं, दो लोब होते हैं इसके अंदर। क्लियर है, समझ में आ रही है चीजें, दो लोब होते हैं इसके अंदर, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थायराइड के बारे में पता लगा, इसके हार्मोन आगे डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द हाइपर सिक्रीशन ऑफ जीएच इज लीड्स, तो ग्रोथ हार्मोन मैंने क्या बताया था, ग्रोथ हार्मोन का काम होता है बॉडी की क्या कराना, ग्रोथ कराना। तो जब ये ज्यादा निकलेगा, जब इसका फॉर्मेशन ज्यादा होगा, ग्रोथ हार्मोन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो क्या बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी। भाई जब ये ज्यादा निकलेगा तो ग्रोथ बढ़ेगी, यानी जीएच, जीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रोथ, बेनामी है इसका ग्रोथ हार्मोन। तो जीएच का सीक्रेशन ज्यादा होगा तो ग्रोथ भी बॉडी की क्या होगी, ज्यादा होगी, याद रहेगा। ऑप्शन ए दे रखा है क्रिटिनिज्म, तो ये क्रिटिनिज्म ध्यान रखना, ये क्रिटिनिज्म क्या है, क्रिटिनिज्म एक क्या है, थायराइड ग्लैंड की ही डिसीज है। क्या है ये, थायराइड हार्मोन की डिसीज है, किसकी डिसीज है ये, थायराइड हार्मोन की। किसकी डिसीज है ये, थायराइड हार्मोन की डिसीज है क्रिटिनिज्म, ठीक है। इसलिए ये आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन की वजह से थायराइड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। उसके अलावा एक डिसीज है मिक्सेडीमा, कौन सी डिसीज है, मिक्सेडीमा, ये भी किसकी वजह से है, थायराइड की वजह से है। किसकी वजह से है, थायराइड की वजह से है। एक अगली डिसीज है एक्रोमेगैली, बिल्कुल यस, इसका सही आंसर मिलेगा आपको। इसका सही आंसर, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, एक्रोमेगैली। क्यों, क्योंकि जो एक्रोमेगैली है इसका मतलब क्या होता है समझिए। एक्रोमेगैली का मतलब होता है अगर किसी पेशेंट में, एडल्ट में, किसमें, किसी अगर एडल्ट स्टेज में, एडल्ट, एडल्ट में अगर जीएच का लेवल क्या हो जाए, जीएच का लेवल बढ़ जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्रोथ बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी। ग्रोथ कैसी हो जाएगी बेटा, ग्रोथ हो जाएगी एबनॉर्मल। अगर किसी पर्सन में, अगर किसी भी पर्सन में एडल्ट स्टेज में जीएच का लेवल अगर नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो उसकी ग्रोथ बहुत अत्यधिक हो जाएगी, लंबाई बहुत अत्यधिक बढ़ जाएगी और बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स पेशेंट में फेस करने को मिलेंगी। तो ये ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सीक्रेशन जो होता है, हाइपर सीक्रेशन जो होता है ग्रोथ हार्मोन का, वो कहलाता है एक्रोमेगली। ये एडल्ट की बात कर रहा हूँ। अगर पूछा जाए बचपन से या चाइल्ड में पूछा जाए, चाइल्ड में क्वेश्चन आ जाए या इन्फेंट में पूछा जाए तो इसके लिए आंसर क्या आएगा, इसके लिए आंसर आएगा आपका जायजेंटिज्म, एक डिसीज है। जायजेंटिज्म जो बीमारियां है, ये ये जो बीमारी है, ये जो डिसीज है, ये इसमें क्या होता है, जीएच का लेवल बढ़ा हुआ होता है, जीएच का लेवल बढ़ा हुआ होगा मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, लेकिन कब होगी, चाइल्ड स्टेज में, बचपन से ही होगी। इसका एग्जांपल देखें तो अपना एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है खली, द ग्रेट खली, ग्रेट खली। आप ग्रेट खली को देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ग्रेट खली को देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि जायजेंटिन क्या होता है। जायजेंटिन की एक तो मैं खासियत और बताता हूँ। जायजेंटिन की खासियत क्या है, इसमें जो चिन होगी, इसमें जो चिन होगी वो लॉन्ग होगी, इसमें जो चिन होगी वो आगे की तरफ निकली हुई होगी, लॉन्ग होगी, ठीक है। उसके बाद में आती है ग्रेव डिसीज। ग्रेव डिसीज भी क्या है, ये इन्फ्लामेटरी डिसीज है या कंजेनाइटल डिसीज है, इसकी, थायराइड की। तो ये तीनों की तीनों जो डिसीज लिखी हुई है, ये सभी की सभी डिसीज आपकी किसमें है, ये सभी की सभी डिसीज आपकी थायराइड ग्लैंड की है। सभी की सभी डिसीज किसकी हैं, थायराइड ग्लैंड की है, ठीक है। चलिए उसके बाद में क्रेटिनिज्म आपको पता ही था, क्रेटिनिज्म क्या था मैंने आपको बता ही दिया है, थायराइड ग्लैंड में थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से, ये किसकी वजह से होता है, थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से होता है मेनली, ठीक है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, उससे पहले आप समझ लीजिए कि बीएनपी एजुकेशन सेंटर हमारा ऑफलाइन सेंटर है जो कि मथुरा के अंदर है, जिसमें कॉम्पिटिटिव क्लासेस बच्चों को प्रोवाइड कराई जाती है, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा दी जाती है नर्सिंग की, जिसमें नॉट सेट, सभी सीएचओ, सभी एनआरएचएम, ईएसआईसी और रेलवे, यानी आपको स्टेट और सेंट्रल सभी की तैयारी बीएनपी एजुकेशन सेंटर में ऑफलाइन कराई जाती है। ऑफलाइन क्लास भी, ऑफलाइन क्लास भी यहाँ पे आपको मिलेंगी, यहाँ पर आपको ऑफलाइन क्लास भी मिलेंगी, ठीक है। इनमें अगर आपको अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप नीचे दिए गए जो 2 नंबर है आपको, इन पे आप किसी में भी कॉल करके
या मैसेज करके व्हाट्सएप पे आप रजिस्ट्रेशन अपना कंफर्म करा सकते हैं। जो नेक्स्ट बैच हमारा रहेगा 2023-24, तो 2023-24 जो हमारा बैच रहेगा ऑफलाइन का, उसके लिए आप इन दोनों नंबरों पे पहले से प्री रजिस्टर्ड आप करा सकते हैं। और हमारे यहाँ से कई सारे स्टूडेंट नॉर्थ सेट में, कई सारे स्टूडेंट CHO, NRHM, ESIC और रेलवे, स्पेशली CHO के अंदर तो कई सारे स्टूडेंट अभी फिलहाल में ही प्रेजेंट में ही सिलेक्ट हमारे हुए हैं, ठीक है। और ESIC रेलवे के अंदर भी PNP एजुकेशन सेंटर के स्टार्स कार्यरत है, काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ स्पेशल फैकल्टीज के द्वारा ही क्लासेस चलाई जाती है। वेल नॉलेजेबल फैकल्टी हमारे यहाँ है जो यहाँ पर क्लास देती है। साथ ही साथ BNP नर्सिंग क्लासेस जो कि आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उसको आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद इस चैनल पर लाइव क्लासेस की हम सुविधा शुरू कर देंगे, ठीक है। वीकली आपका टेस्ट, देखिए जब आपको पढ़ाई कराई जाती है तो पढ़ाई के साथ साथ आपका मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है। देखिए पढ़ते रहेंगे उससे कुछ भी पता नहीं लगेगा, उसके लिए आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा कि जो भी आपने पढ़ा आपको कितना याद हुआ कितना नहीं हुआ। तो उसके लिए टीचर पर वीक आपका टेस्ट लेगा, वो भी OMR शीट पे जो फाइनल एग्जाम में टेस्ट आता है सेम उसी पैटर्न से उसी तरह से, और OMR शीट पे लिया जाएगा। और नोट्स आपको फैकल्टी के द्वारा बिल्कुल लेटेस्ट नोट्स प्रोवाइड करा जाते हैं, और टेस्ट के बाद में नेक्स्ट डे डिस्कशन आपका जरूर होता है। तो ये हमारे कुछ फीचर्स हैं। तो आप PNP एजुकेशन सेंटर जनकपुरी मोली रोड मथुरा के अंदर आप संपर्क कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लास विजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन दोनों सेंटर्स को आप विजिट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि ओव्यूलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूछ लेते हैं और इसको हम हार्मोनल सिस्टम में भी, एंडोक्राइन सिस्टम में भी पूछ लेते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओव्यूलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, यहाँ पे दो काम है बेटा, एक तो कह रहा है ओव्यूलेशन कराना और दूसरा कह रहा है कॉर्पस ल्यूटियम, बस आंसर खत्म। दो चीजें, दो को कौन करा रहा है। तो अगर आपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ी हो तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में आपको हार्मोन मेनली मेनली जो हार्मोन है वो आपको LH और FSH पढ़ने को मिलते हैं। उसके अलावा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, यही हार्मोन हमारे चार हार्मोन फीमेल के अंदर मेनली सीक्रेट होते हैं जो हेल्प करते हैं ओव्यूलेशन में, कॉर्पस ल्यूटियम में और रिप्रोडक्टिव की पूरी कंप्लीट साइकिल में। अब क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आंसर देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओव्यूलेशन का डेवलप होना और कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलप होना, ये ओव्यूलेशन होना और कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलप होना ये किस हार्मोन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन बी दे रखा है एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी दे रखा है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी दे रखा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बेटा याद रखिएगा, सबसे पहला जो आंसर दे रखा है यही सही आंसर है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है LH हार्मोन, LH हार्मोन का काम क्या होता है, मिड ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, मिड ऑफ MC मेंस्ट्रुएशन साइकिल के मिड में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के मिड में लगभग लगभग कितना माना जाता है 14 डे पे, कितना माना जाता है 14 डे पे। अगर 28 डे की साइकिल है तो मिड में होगा 14 डेज। तो 14वें दिन क्या होगा, LH सरज होगा। क्या होगा, LH सरज, LH सरज होगा। LH सरज का मतलब क्या होगा, LH का लेवल एकदम से पीक पे होगा। LH इस समय कहाँ होगा, पीक पर होगा। तो LH पीक पे होगा, इससे क्या होगा, इससे ओवा, जिसको हम क्या बोल रहे थे, जिसको हम बोल रहे थे सेकेंडरी ऊसाइड, क्या बोल रहे थे, सेकेंडरी ऊसाइड। तो सेकेंडरी ऊसाइड क्या होगा, सेकेंडरी ऊसाइड रप्चर होगा। सेकेंडरी ऊसाइड क्या होगा, रप्चर होगा। और सेकेंडरी ऊसाइड रप्चर होने को ही हम क्या कहते हैं बेटा, ओव्यूलेशन, होने को ही क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। और जब ये रप्चर होता है, जब ये रप्चर होता है, फटता है, तो रप्चर होने के बाद में यहाँ पे क्या दो चीजें निकलेंगी बेटा, दो चीजें निकलेंगी सेकेंडरी ऊसाइड में से, एक तो निकलेगा ओवम और एक निकलेगा कॉर्पस, कॉर्पस ल्यूटियम। मैं आपको बता दूं कॉर्पस ल्यूटियम को क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम को बोलते हैं रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेकेंडरी, सेकेंडरी ऊसाइट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेकेंडरी ऊसाइट। सेकेंडरी ऊसाइट का रिमेनिंग पार्ट होता है, ध्यान रखना, सेकेंडरी ऊसाइट या ओवा का, सेकेंडरी ऊसाइट या ओवा का जो रिमेनिंग पार्ट है उसे बोला जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। ये सवाल है 100%, आपको कहीं ना कहीं ओबीजी या एनाटॉमी में या MSN में आपको मिल जाएगा बेटा, है ना। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेकेंडरी ऊसाइट को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। तो क्वेश्चन यही तो था, क्वेश्चन यही तो कह रहा था कि भैया ओव्यूलेशन कौन कराता है और
ये कॉर्पस लुटियम कौन बनाता है? तो दोनों का आंसर आपको मिलेगा होगा LH। अब बात आ रही है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन को हम बेटा याद रखना फीमेल हार्मोन कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन के नाम से जानते हैं। फीमेल के करेक्टर्स के लिए, फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, फीमेल के फीमेल होने के पीछे सबसे बड़ा कारण कौन है? ईस्ट्रोजन। मेल का मेल होने का कारण कौन है? टेस्टोस्टेरोन। कुछ मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है जिनकी वजह से वो फीमेल के जैसे करेक्टर उनके अंदर आ जाते हैं बेटा, देखा होगा, ठीक है। ईस्ट्रोजन उनके अंदर बढ़ जाता है नॉर्मल से और टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, इसलिए हल्के हल्के करेक्टर्स के आने लगते हैं फीमेल्स के, ठीक है। अब बात आ रही है प्रोजेस्टेरोन की, तो अगला ऑप्शन जो दे रखा है सी ऑप्शन प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है भैया, इंपोर्टेंट है। एक क्वेश्चन में से आपको कई सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं, क्यों? क्योंकि जब इम्प्लांटेशन होता है, तो इम्प्लांटेशन जब होगा, इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है कि जायगोट का क्या होता है या एम्ब्रियो का क्या होना, यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होना। तो इम्प्लांटेशन के समय ये यूट्रस के अंदर एक फेवरेबल मीडियम तैयार करता है, और उसके अलावा ये प्रेगनेंसी के टाइम पर कॉन्ट्रैक्शन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेगा? स्टॉप कर देगा। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा, रोक देगा, ठीक है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा, रोक देगा, मतलब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होंगे। जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे तो जो फंक्शनल डेसिडुआ है वो रप्चर नहीं होगी। फंक्शनल डेसिडुआ रप्चर नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन इजीली हो सकेगा, ठीक है। इसलिए बोला गया इसको प्रेगनेंसी हार्मोन। अगर किसी महिला में प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर इसका लेवल डाउन हो जाए और ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाए तो क्या होगा? मिसकैरेज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगला आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH क्या करता है? ये मैच्योर करता है, ध्यान रखिएगा, क्या करेगा? मैच्योरेशन ऑफ ओवा, ओवा को मैच्योर कराना, ये किसका काम होता है? FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, याद रहेगा। चलिए, कई सारे क्वेश्चन आपको मिल गए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है थायरोक्सिन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय, पूछ रहा है भैया थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है? क्वेश्चन पढ़िए, आंसर करिए। तो कह रहा है ये नंबर 1 पिट्यूटरी ग्लैंड, नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड से अभी अभी मैंने आपको बताया था, पिट्यूटरी के दो पार्ट थे, एक एंटीरियर पार्ट या एंटीरियर लोब, एक पोस्टीरियर लोब। तो एंटीरियर से, जो एंटीरियर पार्ट था उससे 7 हार्मोन निकल रहे थे, उनके नाम क्या कहते हैं? GH, ACTH, LH, FSH, MSH, ACTH, और उसके अलावा कौन सा है था? उसके अलावा था प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो इनमें से तो कोई नहीं है। उसके अलावा पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब से निकल रहे थे ऑक्सीटोसिन और ADH। तो ये इसमें दे ही नहीं रखे, तो इसीलिए ये तो आंसर इसका नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, जो ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम लव हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लव हार्मोन, याद रखना, ये क्वेश्चन है भैया। लव हार्मोन भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑक्सीटोसिन का काम अटैचमेंट कराना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, अगर किसी मदर का बच्चा अगर रोएगा तो ऑटोमेटिकली उस मदर का ध्यान अपने बच्चे की तरफ चला जाएगा। और ऐसा भी होता है कि ऑक्सीटोसिन क्या है? ये मिल्क को इजैक्यूलेट करेगा मिल्क को। किसको इजैक्यूलेट करेगा? मिल्क को। कहां से? ब्रेस्ट से। तो जब ये ब्रेस्ट से मिल्क को इजैक्यूलेट करता है, और लव हार्मोन कहते हैं इसको। जब भी बेबी रोएगा माँ का, तो कई सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनमें ऑक्सीटोसिन की अत्यधिक मात्रा होती है, जिसकी वजह से उनका बच्चा जब रोता है तो मिल्क का इजैक्यूलेशन ऑटोमेटिकली बिना सकिंग के, बिना ब्रेस्ट को सक किए मिल्क निकलने लगता है, ठीक है। और बच्चे के प्रति उनका अफेक्शन ज्यादा हो जाता है, बच्चे के प्रति अटैचमेंट ज्यादा होता है। तो ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि अटैचमेंट में हेल्प करता है। किसमें हेल्प कर रहा है? अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है, ठीक है। फीमेल्स के अंदर ऑक्सीटोसिन का लेवल मेल से ज्यादा होता है, ठीक है, मेल से ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कब बता रहा हूं मैं आपको? ये बता रहा हूं आपको प्रेगनेंसी के टाइम पर और आफ्टर प्रेगनेंसी। तो आप देखिए लव हार्मोन की तरह कैसे काम कर रहा है कि भाई
बच्चा जैसे ही रो रहा है तो तुरंत मिल्क इजैकुलेट हो रहा है, हर किसी में नहीं होगा। जिसके अंदर ऑक्सीटोसिन की मात्रा ज्यादा होगी उन महिलाओं में होता है ना। और साथ में महिलाएं, आपने देखा होगा कि अफेक्शन ज्यादा होता है महिलाओं के अंदर, मतलब किसी भी मेल और किसी भी अदर चीज के लिए अफेक्शन ज्यादा होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो इसीलिए ऑक्सीटोसिन इनके अंदर ज्यादा है, बॉन्डिंग ज्यादा होती है। भाई महिलाओं के अंदर बॉन्डिंग ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर लव हार्मोन का जो लेवल है वो नॉर्मल से ज्यादा है, मतलब नॉर्मल से ज्यादा कह लीजिए या सीधा सीधा मेल से ज्यादा कह लीजिए। नॉर्मल से ज्यादा तो खैर डिसीज हो जाएगी, लेकिन मेल से ज्यादा है, ठीक है। चलिए उसके बाद में दूसरा ऑप्शन दे रखा है एड्रिनल ग्लैंड। नहीं, एड्रिनल ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है आपका एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलाइन, जिनको हम एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन भी बोलते हैं, ठीक है। एड्रिनलाइन और नॉर एड्रिनलाइन ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं। उसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड से और कौन कौन से निकलते हैं? एक तो सेक्स हार्मोन निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से सेक्स हार्मोन निकलता है। उसके अलावा और एड्रिनल ग्लैंड से क्या निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं आपके ग्लूकोकोर्टिकॉइड और मिनरेलोकोर्टिकॉइड। ग्लूकोकोर्टिकॉइड, मिनरेलोकोर्टिकॉइड, ठीक है। तो ये सभी हार्मोन आपके कहाँ से निकल रहे हैं? पांचों हार्मोन कहाँ से निकल रहे हैं? एड्रिनल से। तो इसमें तो थायरोक्सिन का नाम ही नहीं है दूर दूर तक, इसलिए इसका आंसर ये नहीं है। उसके बाद में है थायराइड ग्लैंड। अगली कौन सी ग्लैंड है बेटा? थायराइड ग्लैंड, यही इसका आंसर है। थायराइड ग्लैंड, सी आंसर ही इसका करेक्ट है। क्यों? क्योंकि थायराइड जो ग्लैंड होती है, थायराइड, मैंने आपको बताया था कि थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई शेप की होती है, बटरफ्लाई शेप की होती है, बटरफ्लाई शेप की होती है। गर्दन में सामने की तरफ प्रेजेंट होती है, दो लोब होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये तीन हार्मोन इसके अंदर से निकलते हैं, कौन कौन से? T3, T4 और थायरोक्सिन, सॉरी, T3, T4 और T3, T4 और कैल्सिटोनिन। कौन कौन से निकलते हैं? T3, T4 और कैल्सिटोनिन, याद रखिएगा, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। इसमें से T3 को हम बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन। क्या बोलते हैं? ट्राई आयोडो थायरोनिन। T4 को बोलते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन। थायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। T3 को बोलते हैं थायरोक्सिन। क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन। इसीलिए इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। उसके बाद अगला ऑप्शन दे रखा है थाइमस। तो थाइमस तो मैंने आपको बताया था, थाइमस क्या होती है? ये टी सेल्स को, किसको? टी सेल्स को मैच्योर करती है। टी सेल्स को क्या करेगी? मैच्योर करेगी। इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन दैट कॉज हाइपोकैल्सीमिया। पूछ रहा है भैया हाइपोकैल्सीमिया। हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज, डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। ब्लड के अंदर जब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा उसे हम बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। तो ब्लड के अंदर कैल्शियम को कौन कंट्रोल करता है? थायराइड हार्मोन करते हैं। कौन करेगा? थायराइड हार्मोन। कौन कौन से? थायराइड हार्मोन और पैराथायराइड हार्मोन। और थायराइड हार्मोन कौन सा करेगा? कैल्सिटोनिन। याद रखिए कैल्सिटोनिन नाम है भले ही उसका कैल्शियम से रिलेटेड है, लेकिन क्या करता है कैल्सिटोनिन? कैल्शियम को डिक्रीज करता है, ध्यान रखना। कैल्शियम को डिक्रीज करेगा। और पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, याद रखिएगा। पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, कैल्सिटोनिन कैल्शियम के लेवल को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो इसमें देख लिए सीधा सीधा आंसर आ गया। हाइपोकैल्सीमिया कौन करेगा? थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन, पैराथायराइड हार्मोन या ऑक्सीटोसिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। कैल्सिटोनिन करता है डिक्रीज, क्या करेगा? कैल्सिटोनिन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चॉपस्टिक साइन इज द इंडिकेशन ऑफ। अभी अभी जो मैंने आपको समझाया, क्या? कैल्सिटोनिन क्या करता है? जब इसका लेवल बढ़ेगा तो कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा बेटा? सी। कैल्शियम का लेवल क्या होगा? डिक्रीज होगा। कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा, ध्यान रखना। अब इसमें कह रहा है हाइपरनेट्रमिया। हाइपरनेट्रमिया की वजह से नहीं होगा, हाइपरकैल्सीमिया की वजह से नहीं होगा। चॉपस्टिक साइन कह रहा है हाइपोनेट्रमिया की वजह से नहीं होगा,
हाइपोकैल्सीमिया की वजह से। यस, इसका सही आंसर क्या होगा? डी। अब आप सोच रहे होंगे चॉपस्टिक साइन क्या है? तो देखो चॉपस्टिक साइन का मतलब होता है जब हम किसी पेशेंट में फेस पर क्या करेंगे? फेस पर टैप करेंगे, फेस पर क्या करेंगे? टैप करेंगे। तो ऐसे इस तरीके से एक साइड में फेस का मूवमेंट हो जाएगा। जिस साइड में आप क्या करोगे, जिस साइड में टैप करोगे उसी साइड में क्या होगा? मस्कुलर स्पाज्म देखने को मिलेगा। तो टैप करने से क्या होगा? मस्कुलर स्पाज्म ऑफ या ऑन फेस। फेस के ऊपर टैप करने पे क्या होगा? मस्कुलर स्पाज्म देखने को मिलेगा। फेस पर टैप करने से क्या होगा? मस्कुलर स्पाज्म देखने को मिलेगा। इसी को बेटा बोलते हैं चॉपस्टिक साइन। इंपोर्टेंट साइन है, ध्यान रखिएगा, चॉपस्टिक साइन बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद ये किसका साइन है? ये हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होता है, कैल्शियम का लेवल कम होने की वजह से होता है ब्लड में। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद में अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है क्या? इंसुलिन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड थ्रू दी ओरल रूट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एडमिनिस्टर नहीं करते ओरल रूट से, इंसुलिन को ओरल रूट से क्यों नहीं दिया जाता? चलो समझ लो इंसुलिन क्या है। भाई इंसुलिन, इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो कौन निकालता है? बीटा सेल निकालती है। कौन निकालता है? बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास। पेनक्रियास के अंदर आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस, इनमें 4 सेल होती हैं, अल्फा बीटा डेल्टा गामा। ये जो सेल होती हैं बीटा सेल, इसमें मेन है बीटा सेल। बीटा सेल निकालती है इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, ग्लाइकोजन में बदलना। इसी के अपोजिट एक हार्मोन काम करता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकागोन। क्या बोलते हैं? ग्लूकागोन, जिसका काम क्या होता है? उल्टा है। ये ग्लाइकोजन को ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ये ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, याद रहेगा, ग्लाइकोजन को किस में परिवर्तित करता है? ग्लूकोज में। ठीक है। तो जब ग्लूकागोन का लेवल ज्यादा हो, इंसुलिन का लेवल कम हो, तो उस पेशेंट में क्या देखने को मिलता है? डायबिटीज मेलाइटस या डायबिटीज देखने को मिलती है, या हाइपर ग्लाइसीमिया। अगर इंसुलिन बढ़ेगा, अगर क्या होगा? इंसुलिन इंक्रीज होगा, तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? हाइपर ग्लाइसीमिया। क्या देखने को मिलेगा? हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल, ब्लड के अंदर ब्लड ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज क्या रहेगा? इंक्रीज रहेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा हमें, ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है। यदि ग्लाइकोजन यदि ग्लाइकोजन का लेवल क्या हो जाए? एक मिनट, गड़बड़ हो गया क्या? इंसुलिन यदि बढ़ेगा तो ब्लड ग्लूकोज घटेगा, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? हाइपोग्लाइसीमिया बेटा। क्या देखने को मिलेगा? हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या कर रहा था? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर रहा था। क्या कर रहा था? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर रहा था। फिर से सुन लीजिए, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक क्या हो गई है, मैंने आपको गलती से बता दिया है कि इंसुलिन जब बढ़ेगा तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। नहीं, इंसुलिन जब बढ़ेगा तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा, मतलब ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, ध्यान रखना। और ग्लाइकोजन जब बढ़ेगा तो ग्लूकोज क्या होगा? ग्लाइकोजन जब बढ़ेगा तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोजन जो ग्लाइकोजन है वो किसको, सॉरी ग्लाइकोजन कह रहा हूँ, ग्लूकागोन। नाम क्या है इसका? ग्लूकागोन। ग्लूकागोन, ठीक है। ग्लूकागोन जो हार्मोन होता है वो जब बढ़ेगा तो इंक्रीज होगा क्या? इंक्रीज क्या होगा? ग्लूकोज। क्या इंक्रीज होगा? ग्लूकोज का लेवल। ठीक है, याद रहेगा। थोड़ी सी कंफ्यूजन बेटा इंसान में भी हूँ, इसलिए थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा मैनेज कर लेना, कभी कभी हो जाती है छोटी मोटी गलतियां, है ना। चलिए, पर आपको मैंने यही करेक्ट करा दिया है। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इंसुलिन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड थ्रू दी ओरल रूट। ये ओरल रूट से क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका बहुत बड़ा कारण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन बहुत आपके काम में आएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में भी इंसुलिन आपके काम में आएगा। पहला कह रहा है इट कॉज जीआईटी ब्लीडिंग। नहीं, ये जीआईटी में ब्लीडिंग नहीं करता है। इट कॉज नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकता है, पर ये इसका प्रॉपर कारण नहीं है। अगला, इट कैन डिस्ट्रॉय बाय द जीआईटी और नन ऑफ दी। तो नन ऑफ दी तो होगा ही नहीं, इसमें कारण जरूर है। क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है सी। इसका सही आंसर है सी। इट डिस्ट्रॉय बाय द जीआईटी। याद रखना, जीआईटी को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, जीआईटी से डिस्ट्रॉय कर देगा।
क्यों? क्योंकि इंसुलिन इज ए प्रोटीनेशियस हार्मोन, ध्यान रखना किससे बना हुआ होता है, ये प्रोटीनेशियस हार्मोन है, प्रोटीनेशियस हार्मोन है ये, प्रोटीनेशियस हार्मोन है, प्रोटीन से बना हुआ होता है। और जीआईटी के अंदर अगर हम बात करें तो जीआईटी के अंदर एक तो स्टमक के अंदर अगर आपने नाम सुना होगा पेप्सिन का, पेप्सिन का नाम सुना है, तो ये पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। क्या कर देगा? प्रोटीन को क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तो जैसे ही ये पेट में पहुंचेगा, जैसे ही स्टमक में पहुंचेगा, तो तुरंत इस इंसुलिन को क्या कर देगा, जीआईटी सिस्टम तुरंत फट से डाइजेस्ट कर देगा, इसको तुरंत डाइजेस्ट कर देगा और इंसुलिन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम इंसुलिन क्यों दे रहे हैं पेशेंट को, इंसुलिन इसलिए दे रहे हैं कि इंसुलिन देने से जो ब्लड का ग्लूकोज है, जो ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, जो ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, वो क्या हो जाए, कम हो जाए, जिससे मरीज को आराम पड़े। भाई शुगर का मरीज हाइपर ग्लाइसीमिक है, मतलब वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, तो उसको कम करना पड़ेगा। कैसे कम होगा ये कैसे कम होगा, इंसुलिन से कम होगा भैया। कैसे कम होगा, इंसुलिन से कम होगा, ठीक है। और दूसरा, इंसुलिन को हम देते कैसे हैं, इंसुलिन का रूट पूछेंगे तो ये रहेगा आपका सबकुटेनियस। क्या रूट रहेगा, सबक्यूटेनियस। इसको कैसे दिया जाता है, सबकुटेनियस रूट में दिया जाता है, ठीक है। इसको हम फैट में लगाते हैं, ध्यान रखना, फैट में। सबकुटेनियस का मतलब होता है फैट में, तो इसको कहाँ लगाया जाता है, सबकुटेनियस टिश्यू में, फैट में लगाया जाता है। क्लियर हो गया? तो इस सेशन में आपको मैंने कई सारे हॉर्मोन्स के बारे में डिटेल दी। नेक्स्ट अब मिलेंगे हम अगले नेक्स्ट एमसीक्यू सेशन में, इसी के साथ में आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, मिनी अटेम्प्ट लाइक करिए। उसके अलावा मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस पर आप इससे रिलेटेड थ्योरी क्लास भी आप ले सकते हो। अगर आपको थ्योरी क्लास लेनी है तो मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस पर जाकर के आप थ्योरी क्लास ले सकते हैं, ठीक है। और बीएनपी नर्सिंग क्लासेस को आप सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू।